आज हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के लिए। आज हमारे पास एक पर्सन है डिस्कस करने के लिए पूरा उसका एक्सपीरियंस, उसकी जर्नी, जो कि है अली अरमान ज़ैनवी उर्फ अली भाई। और वेलकम अली भाई, कैसे हो आप? वेलकम भाई, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। थैंक्स फॉर कमिंग हियर। तो जैसा कि श्रेय ने कहा कि आज हमारा टॉपिक ही एक इंसान है जो अली भाई हैं। वो ऐसा क्यों है, जब वो अपनी स्टोरी बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, तब शायद हमें समझ में आएगा। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है आपके लिए मेरे ख्याल से। जैसे आप व्लॉगर भी हो, आप फिल्म भी प्रोड्यूस करते हो, आप स्टोरी टेलर भी हो, आप म्यूजिशियन भी हो, और आप गिटारिस्ट तो बहुत ही अच्छे हो। आई हैव सीन दैट, आई हैव हर्ड दैट। आप मुझे ये बताओ कि अब अली के मन में क्या है? इतना सब तो कर दिया, अब दिमाग में क्या चल रहा है? अब इस चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से करना है बेसिकली। ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट्स। अभी तक तो एक्सपेरिमेंटेशन चल रही थी, साफ सीधी बात है। मैं खुद की पोस्ट देखता हूँ, खुद की चीजें देखता हूँ, स्कैटर्ड लगता है सब कुछ। तो अब वही मन में है कि अगर मुझे जो मन में लगता है, जो मेरा बहुत कोर फीलिंग है, वो है फिल्म का माध्यम। क्योंकि फिल्म के माध्यम में साउंड, सिनेमैटोग्राफी और डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग, पेस, एडिटिंग सब कुछ आता है। और मैंने मतलब ये चांस की बात भी है और वैसे भी कि मैंने जो अपने 2017 से 2020 तक ट्रैवल भी करा और थोड़ा आइसोलेशन में भी रहा, और लॉकडाउन लग गया तो मेरे को बड़ा खुशी हुई कि आइसोलेशन में लोगों की मतलब हालत खराब हो जाती है। ये तो मैं आदी हूँ इस चीज का। तो मैंने फिर नजर डाला कि मैं FCP चला रहा था तब तक, और लॉजिक प्रो भी चला रहा था, सॉफ्टवेयर वगैरह। तो मुझे अब वो इशारा मिलने लगा है भगवान से कि शायद यही है कि हर प्रोसेस का छोटा छोटा और बड़ा चंक भी पता हो, तो पता होता है कि भाई मैं शायद फिल्म के माध्यम को पकड़ूंगा, क्योंकि इसमें मेरी नो-हाउ हर छोटे छोटे निटी-ग्रिटीज में। तो मेरे मन में यही चल रहा है कि मैं थोड़ा अपना फिल्म का सीन करूं, जिसमें खुद ही कंपोज करूं, खुद ही एडिट करूं, नॉन एक्टर्स के साथ काम करूं, ये सब चीजें करूं, स्कैटर्ड ना हो। क्योंकि दिन तो ऐसे ही जाते हैं कि किसी दिन गिटार बजा दिया, किसी दिन थोड़ा सा कैमरा चला लिया, किसी दिन बीट्स बना लिया। तो इसी चीज में मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी दिनचर्या कैसा रहता है? मेरा दिनचर्या बहुत ही डिसिप्लिन के अगेंस्ट हूँ मैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा डिबेट हुआ था अपने रूममेट से, जो बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है। तो मैं ये फील करता हूँ बेसिकली, और कहीं ना कहीं मैंने इसके अवशेष भी देखे लोगों के इंटरव्यू में, कि कई लोग मेरे जैसे होते हैं कि एक तो होता है कि आपने अपने आप को फोर्स करा कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ब्रश करके, इतने बजे वो करके, फिर मैं अपना गिटार प्रैक्टिस करूंगा, मुझे पहले ऑर्गोनमिक्स अपने देखने हैं, फिर उसके बाद मुझे स्केल प्रैक्टिस। एक होता है कि जो मन में आया कि भाई आज मैं ना बस ये कॉर्ड बजाऊंगा और इस पे देखूंगा कॉर्ड टोन्स कैसे काम करती हैं, या फिर ये कि आज मैं अपना कैमरा लेके निकल जाऊंगा और बस एक छोटा सा फ्रेम लूंगा। तो मुझे लगता है कि एफिशिएंसी वहां काम करती है जहां आपका मन होता है कुछ करने का। एग्जैक्टली। बल्कि बजाय ये करने का कि मेरा तो खाना खाने का टाइम हो गया है, इसका है मुझे उसके अगेंस्ट हूं मैं। ये जो फ्री स्टाइल जिंदगी है। और बहुत सारे आर्टिस्ट की, मेरी मम्मी मुझसे बोलती थी कि अरे बड़े बड़े आर्टिस्ट को लोगों के घर साफ रहता है। मैंने मम्मी को पिकासो का वो दिखा दिया स्टूडियो में, क्या नंगा बेटा बोल रहे पेंटिंग दिखा दो, वो जो बनाई थी वो तो 5 साल पहले कही थी, वहां तो उल्टी है मेरी। या अंडरस्टैंड। तो जैसा आप कह रहे हो कि आपको अभी प्रोडक्शन में जाना है, तो आपको वहाँ पे डायरेक्शन भी करना पड़ेगा, म्यूजिक भी देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। तो डू यू थिंक देयर विल बी टू मच ऑन योर टेबल? हाँ, तो बेसिकली मैंने मुंबई के 2 साल ये सीखा कि आई विल बेसिकली कोलैबोरेट विद पीपल who click to me। जैसे फॉर एग्जांपल सिनेमैटोग्राफी मैं सुपरवाइज करूंगा, पर एक बंदा होगा जो सिनेमैटोग्राफी कर रहा होगा। डायरेक्शन में कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कहानी है, जो भी मेरा होल्ड है किसी चीज पे, मुझे बेस पता है किसी चीज का, है ना। और साउंड भी मेरे दोस्त कोलैबोरेट कर रहे होंगे मिक्सिंग मास्टरिंग में, और साउंड ऐसा तो है नहीं आप सभी कुछ करते हो। रिकमेंडेड ही होता है कि आप प्रोड्यूसर हो तो मिक्सिंग मास्टरिंग कोई और करे, इवन मिक्सिंग कोई और करे, मास्टरिंग कोई और करे, क्योंकि सबके फिर अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि कलर ग्रेडिंग के लिए अलग बंदा, सिनेमैटोग्राफी के लिए, पर हाँ सुपरवाइजेशन के लिए आपको आपका आइडिया है तो आप समझ सकते हो कि हाँ भाई इसमें मुझे सीपिया टोन तो चाहिए नहीं कि भाई ये कोई जल का गाना थोड़ी ना चल रहा है तो वो आपकी से होती है। तो फिर आपको पता है कि भाई इसमें मुझे थोड़ा कलर जैसे चाहिए थे, थोड़ा
स्टोरी में कोल्डनेस है तो थोड़े कोल्ड कलर्स चाहिए उसको, वो दिखाना है, सैड दिखाना है, सॉरो दिखानी है। एक चीज मैं और भी पूछना चाह रहा था, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको एक फिल्म में इंटरेस्टेड है, फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड है, तो मैं यही पूछना चाह रहा था आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप क्या दिखाना चाहते हो अपनी ऑडियंस को फिल्म द्वारा? हाँ, तो इस पे भी मेरा रिसर्च रहा। पहले ना बहुत आर्टसी आर्टसी बंदा था, मतलब अभी भी हूँ। मैं समझा नहीं आर्टसी आर्टसी जैसे मैंने 3 बार बोल दिया तो जैसे मेरा एक दोस्त है साइमन बिरौद, तो वो ना बहुत ही वैसा बंदा है कि जैसे फिल्म कैमरा लेके घूमेगा वो, तो मैं उससे बोलता था भाई डिजिटल का एज आ गई, तुम साइमन भाई तुम भयंकर उसमें लगे पड़े हो। तो वो मुझे ये रीजन बताता थक गया कि भाई मुझे उसमें मजा आता है कि मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है इमीडिएटली, है ना, तो मुझे आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड कैलकुलेट करनी है कि इतनी धूप में इतने उसमें अगर बच्चा खेल रहा है तो मुझे कैसे वो परफेक्ट, तो एक डोपामिन रिलीज होता है जब फाइनल वो डेवलप करता, खुद ही डेवलप करता था वो अपना फिल्म। तो मुझे ये समझ में आया कि भैया मैं बहुत ही अंधेरे में तीर मारता था, मुझे लगता था कि मैं वैलिडेशन के लिए काम करूंगा कि ऐसी फिल्म बनाओ, लोगों ने कहा ये, पर अब मुझे लगता है कि अगर आपकी फिल्म में पॉजिटिविटी और समाज को सुधार या समाज को कुछ सच्चाई दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ भी बना दो। और फिर मैंने ना सोचा कि ऐसे लोग होते होंगे क्या, फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज, और मेरा एक दोस्त है ईशान सिंह, मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, तो उससे मैंने बहुत डिस्कस करा और ये सब, तो हमने थोड़ा रिसर्च वर्क भी अपना एक दूसरे से बांटा कि कोई ईरानियन फिल्म मेकर भी ये चीज बोल रहा है, कोई सर्बियन फिल्म मेकर भी यही बोल रहा है, कोई पास अवे हो गया जापानीज फिल्म मेकर ये भी बोल रहा है कि आज देखो इंडिया में जो सिनेमा है ना वो ये है कि अब सलमान खान की कोई मूवी आई थी अभी सिकंदर आई, तो आप देखोगे कि जो पहली स्क्रीनिंग थी उसमें गमछा डाले हुए बंदे, अरे भाई बहुत अच्छी लगी है वो। क्यों सिनेमा का ऐसा रोल है, क्यों? क्योंकि भैया आदमी अपने गम परेशानियां और अपने घर का सब कुछ लोड हटाने जाता है वो, है ना, और अगर वो भी बिल्कुल माइंडलेस सीन हो, जागरूक भी ना करे, पॉजिटिविटी भी ना हो, और बिल्कुल ऐसी कोई डार्क सी मूवी बना दी, या फिर कोई ऐसा ओपन एंडिंग ऐसी हो गई कि बंदा गया था बड़ा अस्थिर होके निकला भयंकर कि रात को सोच रहा है वो उस फिल्म में ये होना था, अच्छा डायरेक्टर मतलब ये होगा कि वो हो जाए, पर उसने हम पे ही छोड़ दिया भयंकर सोचने का वो। तो एक उसमें मेरे को लगता है कि मैं अगर अब फिल्म बनाऊंगा तो उसमें कोई ना कोई तो सोशो इकोनॉमिक या सोशल चीज होगी, और या हिंटिंग होगी किसी चीज पे सिंबोलिज्म से, या पॉजिटिविटी फील होगी लोगों को कि अरे बच्चे की कोई ऐसी कहानी, और एक ऐसा कुछ रह गया बच्चे के एंडिंग में कि मतलब आप देखोगे कि वो आपको फील गुड फैक्टर फील हुआ, डोपामिन रिलीज हुआ कि अरे वो बच्चा लाइन से लग गया यार, लास्ट में बड़ा अच्छा था। ऐसा जैसे मैं अमितोष नागपाल जी से मिला था, बहुत मुझे मस्त बंदे लगे, अभी मैंने हैंग आउट करा उनके साथ एक दिन, और वो उन्होंने हिंदी मीडियम लिखी है, तो हिंदी मीडियम मुझे बहुत वो लगी। हाँ, तो और मेरे साथ पता नहीं क्या है, मैं फेमस बंदे से या नोन बंदे से, एस्टैब्लिश बंदे से मिलता हूँ, पर मैंने उनका काम नहीं देखा होता तब तक। वहां पे मैं उनके साथ बीट बॉक्सिंग कर रहा हूँ, गिटार बजा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, उनका प्ले देख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि भाई बंदे ने हिंदी मीडियम लिखी है और मैंने देखी भी नहीं थी। तो वैसा कुछ कि सोशल, चाहे उसमें ताना हो, चाहे ताने कसे गए हो सोशल रियलिटी पे या कुछ, पर आदमी एक बार सोचने को मजबूर हो या पॉजिटिव फील करे, क्योंकि सिनेमा का यही वो है। You want to show people piece of art, basically. You want to make an art out of a cinematic experience, right? कि वो आर्ट का कोई पर्पस हो। तो ये आप पे कब आया आपको कि मेरे को सिनेमैटिक उसमें भी जाना चाहिए? यार वो ऐसा आया मेरे को बहुत पहले, मतलब 2012 में मेरे जीजा जी ने आरसी प्लेन लिया और वो उड़ाते रहते थे। अब वो गिरा, उसका विंग टूट गया, वो एक और विंग का सेट लिया है, फिर ऐसे उड़ा रहे। तो मैं बहुत ही मतलब फ्री बैठा हुआ था, तो मैंने अपनी बहन से बोला कि आपके डिक्की में तो वो एक DSLR रखा हुआ है शायद। मेरी बहन ने कहा
तो फिर मैंने उनकी कपल फोटोज, उनके कैंडिड मोमेंट्स लिए, वीडियोस बनाई कैट की, इसकी उसकी। फिर मैं जब अपनी वेकेशन बना के चला गया तब मेरी बहन ने वो चेक करी और फिर बोला कि यार तुम तो बहुत प्यारी इमोशनल इमेजेस लेते हो और ये सब। तब मुझे हल्का फुल्का आइडिया हुआ। फिर 2017 में मैं फुल ब्लोन डिप्रेशन में चला गया था ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज के से बाहर निकलने पे भी प्रेशर माइंड को फील होता है। तो फिर मेरी बहन ने मेरे को बर्थडे पे DSLR गिफ्ट किया और मैं उसी के बाद यूरोप ट्रिप पे अपनी मम्मी का पोर्टर बन के गया। तो मैंने वहां से जो मैं इमेजेस लाया तो मेरे को यशस्वी ने, अमान इकबाल, ये सब जो मेरे सिनेमैटोग्राफर दोस्त हैं उन्होंने तारीफ करी कि भाई फ्रेम्स तो अच्छे लेता तू बहुत। और मैंने कुछ ऐसा भी करा था 20 मिनट 25 मिनट एक रोम का, आपने शायद मेरे फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा, पता नहीं, कि रोम का पूरा आर्किटेक्चर और एक पूरा पंछी का मैंने पूरा ट्रैकिंग शॉट लिया है। तो लोग मुझे बोलते हैं गिम्बल यूज करा है या क्या यूज करा है। तो मैंने D50-300 क्रॉप सेंसर कैमरा 70-200 से लिया हुआ है और मेरे को 25 मिनट लगे थे ये देखने में कि ये यहाँ से उड़ के साला वहां जाता है। तो अब मैं पूरा वो मूवमेंट ट्रैक, तो जब मैंने उसे स्टेबलाइज किया ना पोस्ट में, वो क्लियर एक मूवी की तरह वाला वो है कि जैसे स्पाइडरमैन बिल्डिंगों से जाता है तो बिल्डिंगों के विंडोज ऐसे होते हैं, उस पे फोकस होता है। तो इतना डोपामिन सिक्रीट हुआ ना कि मैं समझ गया कि भाई फिल्म में तो है कुछ सिनेमैटोग्राफी में पावर। ऑफ कोर्स इट इज। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि मेरी मम्मी हमेशा से मुझे बोलती हैं कि जब तक 3 से ज्यादा लोग तारीफ तुम्हारी ना करें और जिनको तुमसे मतलब ना हो तब तक ये मत मानना कि तुम अच्छे हो, वरना तुम वैसे बन जाओगे कि मतलब बचपन से रहा है कि इंडियन आइडल में वो मेरी मम्मी कहती थी मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, तुम कैसे बोल ऐसा। तो भाई जैसे आपने बताया ना दैट यू वर इन डिप्रेशन कुछ समय के लिए और फिर आप बाहर निकले वहाँ से। सो मैंने बहुत बार देखा है कि आर्टिस्ट मोर और लेस दे गो थ्रू दिस फेज ऑफ डिप्रेशन, सेल्फ डाउट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो वॉक मी थ्रू द फेज ऑफ डिप्रेशन एंड हाउ यू ओवरकेम दैट। तो बेसिकली मैंने ओवरकम तो अभी तक नहीं करा है, अभी तक मुझे डिप्रेस होता हूँ मैं और बहुत नॉर्मल है मेरे ख्याल से। क्योंकि यार मुझे अब इसका रीजन समझ में आने लगा है कि इंडियन सोसाइटी revolves around the fact that how much money do you have, how much your expenditure capacity is, and sometimes this is the only release point। इसमें अटकन भी छुपी हुई है और इसमें झटकन भी छुपी हुई है कि झाड़ दो पल्ला। क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा पर्सनल एग्जाम्पल है बट मैं अपने दोस्त के फादर की रिटायरमेंट पार्टी में मैंने बजाया। मेरे को कार से फोबिया है, जबकि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, उन पे कार हैं। बट मैं जब बाइक पे अपनी गर्लफ्रेंड को ठंडी की रात में ले जा रहा था तो मुझे थोड़ी देर के लिए फील हुआ वो कि ऐसा तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा कि गिटारिस्ट गिटार बजाया और जा रहे हो, मेरे सारे दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में उसी पार्टी में आए हुए हैं और वो मुझे थोड़ा पी के बोल रहे हैं कि अबे अली तेरी कार कहाँ है यार, साले इतने ठंड में। तो समझ रहे हो, तो ये भी हो जाता है कि मुझे ये कभी कभार फील होता है कि इसमें अटकन क्यों है। अगर आप इस चीज से अपने आप को जज करने लगो कि भाई मेरा काम नहीं सही चल रहा और इसलिए मैं कई चीजों में मेरे को दिल मारना पड़ता है, क्योंकि मारना पड़ता है। मैं एक गिटारिस्ट हूँ, मैं एक सिनेमैटोग्राफर हूँ और सब कुछ हूँ, बट मैंने मॉनेटरली ऐसा गेन कुछ नहीं करा है। तो मुझे कहीं ना कहीं मन मारना पड़ जाता है कि कुछ बिल आने वाला तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बोलूंगा यहाँ पे तो मंगाने पड़ जाएंगे। तो ऐसा वाला सीन या कुछ आउट ऑफ कैलकुलेशन चीज आ गई या कुछ पसंद आ गया। गिटार ही का रिलेटेड, गिटार इंडस्ट्री देख लो, आपके एक एक पेडल कितना महंगा है। तो उसमें रिलीज पॉइंट का वो है कि जब आप देखते हो कि यार जिनके पास सब है ना उन पे वो नहीं जो आप में है। मतलब अगर आप देखो कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं कि जिन पे गिटार है तो टॉप नॉच टॉप लेवल गिटार है, पेडल है तो पेडल वो है, कैमरा तो कैमरा वो है, बट वो फ्रेम नहीं ले पा रहा बंदा। पर वो सोलो नहीं मार पा रहा है अच्छी, पर वो टोन नहीं बना पा रहा उस वैसी। या मतलब अब वही वाली बात है कि गाड़ी है आपके पास BMW और चला आप मारुति भी नहीं पा रहे हो, मतलब वैसी है।
तो तब आपको उससे वो भी होता है कि यार मेरे को भगवान ने जो दिया है वही सही है कि मतलब मेरे पापा मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मेरे पापा ने बोला गालिब भी गरीब मरा था मैंने कहा ये क्या बोल रहा। तो मेरे पापा मुझे बोल देते हैं कि यार भाई अपने आर्ट पे ध्यान देना है, पोस्टमस भी हो सकते हो तुम, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे जानने के बाद तुम्हारी आर्ट को लोग सराह रहे हैं, तो ये भी है। और बस यही है कि इंडियन सोसाइटी इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरह वो रिवॉल्व करती है ना। और जैसे मैं हाई अचीवर पेरेंट्स और हाई अचीवर सिबलिंग्स का सिबलिंग हूँ, तो मुझे अपने सर्कल में बहुत ये सुनने को मिल जाता है कि म्यूजिक, so what do you do on the music is on the side, right? What do you do like primarily? तो मैं बोलता हूँ म्यूजिक, तो and cinematically sometimes. Yeah. So you shouldn't pursue dentistry, or you don't pursue homeopathy. I'm sure you would have made a good dentist or surgeon or ये वो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कभी कभार लगता भी है कि भाई क्या जिंदगी सेट होती कि ये काम करा, एक सिटी करा, ये करा वो करा, ये डेंचर में चिंग 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 और हैंकर पैसे और हैंकर गिटार आ गया एक डेंचर के बाद। ऐसे ही तो है। बट ये है कि मुझे फिर ये भी पता चलता है कि मेरे एक स्टूडेंट है वो डेंटिस्ट है तो वो मुझे बोलते हैं भाई वो शराब पीते हैं रात को, गाली गलौज देते हुए कि भाई मुझे गिटार बजाना है कि तो समझ रहे हो कि ये चीज है कि आपकी आत्मा क्या शांत कर रही है एंड ऑफ द डे। और डिप्रेशन स्टेम आउट इसीलिए होता है क्योंकि आप एक्सटर्नल बहुत स्टिमुलस पे डिपेंड हो जाते हो ना कि। और आज के दौर में ऐसा है कि जैसे किसी ने बोला, मैंने लाख भी समझा रहा हूँ ना अपनी बाइक पे मुझे कि हाँ सर्जन नहीं बनना मुझे तो मैं रात को सबकॉन्शियसली कब मेरे दिल पे लग जाइए तो मुझे नहीं पता। यस है ना, exactly. हो जाता है। yes. तो 2017 में तो ये हो गया था कि मैं स्किज़ो से थोड़ा वापस आया था। मुझे एक बहुत प्यारे डॉक्टर मिले थे जिन्होंने मेरे को बहुत सुधारा। तो जब रियलिटी हिट करने लगी चीजों की और ये सब, तो तब मुझे बड़ा हाई से लो महसूस हुआ कि क्या जिंदगी ऐसी है। और सही बताऊं तो इंडिया में आर्टिस्ट का जो है दशा वो बहुत ही डाइसी दशा है। मतलब अगर आप पे मार्केटिंग टीम, आप खुद ही देख लो, जो भी चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि इट्स बिकॉज दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ यू। एंड जो असली टैलेंट है वो पहुंच ही नहीं पा रहा हैकर वहां तक। मतलब यूएस में तो तब भी आप सरवाइव कर सकते हो ना टूरिंग पे, एक बैंड है 4 लड़कों का, और या बुजुर्ग वाले बंदे हैं जो क्लासिक रॉक ही बजाते हैं। और जैसे वो मीम आता है कि hey you are too old to enjoy this rock fest, बोलते हैं we are the band। तो वो वाला सीन है। तो वो लोग सरवाइव कर लेते हैं भाई क्योंकि उनका मिनिमम वेज है। उनकी जब वेन्यू पे वो बजाने जाते हैं तो उनके उनको कॉपी मिलती है कि आपके फला इंस्ट्रूमेंट इंश्योर्ड हैं। तो अगर हमने ट्रैवल करते हुए या कुछ करते हुए आपका फोड़ दिया गिटार या कुछ, तो आपको हम पैसे रिइंबर्स करेंगे। आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग में जा रहे हो, $300 आपकी है ही मिनिमम वेज फॉर एग्जांपल, कि ड्रमर ने इतने टेक्स दिए तो इतना मिलेगा ही मिलेगा, वरना वो यूनियन से कंप्लेन कर सकता है। इंडिया में कुछ भी नहीं है हैंकर। तो और जावेद अख्तर साहब ने लड़ाई करी पार्लियामेंट में राइट्स के लिए, तो वो भी कहाँ हमें मेन स्ट्रीम में पता चलता है कि इन्होंने बहुत लड़ाई करी। अरे वो तो कुछ तो बोल रहे थे वो पार्लियामेंट में तो वो हो जाता है। तो भाई जैसे आपने बात करी ना, डिप्रेशन का मेन रीज़न था फाइनेंशियल इश्यूज, दूसरा लोगों की जजमेंट कि ये कुछ नॉर्मल क्यों नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने देखा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो होते हैं मोर और लेस दे आर फेसिंग द सेम इशू ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। वो नहीं कर पाते या उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती उनको एक समय बाद। तो ऐसे में बताइए कि इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे इशू क्या है? क्या लेबल्स की इशू है जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बढ़ने नहीं देते, या कोई एसोसिएशन नहीं है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की जो आगे नहीं बढ़ पाते, या फिर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने आप में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से? मुझे लगता है कि आप सोचो उन लोगों का क्या, जैसे मैं भी हूं, उन लोगों का क्या जो करना ही नहीं चाह रहे, दे डोंट वांट टू प्ले द गेम योर वे। समझ रहे हो? जैसे मुझे जैसे टाइप की म्यूजिक पसंद है वो चलती ही नहीं है, तो मैं कैसे पैसे बना लूंगा?
है ना, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ ऐसा टाइप का। मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मार्केट में चल रहा है एकदम फिगरेटिव, एकदम बिल्कुल ही मतलब दिल में फूट के मीनिंग डालने वाला पेंटिंग चल रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट में कितना मजा आता है, तो मैं कैसे कमा लूंगा। तो इसीलिए मेरे को अब स्ट्राइक करा कि या तो बैलेंस करो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार दो तरीके हैं, या तो मैं अपने आप को मार्केट में ऐसे बेचूं कि फिल्म मेकर हो, मेरे पास आओ और मैं कंपोज करना चाहता हूं आपके लिए और ये सब। अब वो कैसे नहीं होता, क्योंकि आपको फिल्म करने के लिए तो फिल्में करनी है, मतलब फिल्म करने के लिए फिल्मों का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। वो लेने के लिए आप जाओगे तो वो भी इतना डिफिकल्ट है कि जहां पे भी कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो उनके पास वैकेंसी नहीं है, हर किसी के पास असिस्टेंट्स ऑलरेडी हैं, असिस्टेंट्स छोड़ के जाएगा तो फिर आप आओगे, और वो छोड़ के ही नहीं जा रहा भाई तो आप कहाँ से आ जाओगे। तो मतलब हमारा ना वो एक सैचुरेशन है, और लॉबी भी है कहीं ना कहीं हर जगह, हमारे सरकारी विभाग से लेकर हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के छोटे से छोटे एडवर्टाइजिंग को ले लो, आप किसी को भी ले लो, एक लॉबी है कि मैं जमा के रखूंगा, मेरी बेकरी है तो मेरे बेकरी वाले पंटर ही चलेंगे, तुमने ब्रेड वहां से क्यों खरीद ली, वहां से खरीदी ये तो मतलब ना आदमी के दरवाजे से मैं और अमृतांश मेरा दोस्त हम ये साइकी रिपीट करते रहते हैं अपने दिमाग में कि कैसे चलेगा। तो दो तरीके हैं जो हमने अब तरीका अपनाना शुरू करा है कि हम कैची म्यूजिक बनाएंगे पर थोड़ा बैलेंस के साथ, ये नहीं कि ये भी नहीं है ना कि वो भाई मैं सही बताऊं तो दिमाग देखो, अगर मैं बनना चाहूँ ना तो मैं बहुत ही भयंकर ये कर सकता हूँ कि मैंने हॉर्न स्टेप डाला हूँ, समथिंग लाइक दैट, और हारमोनियम चल रहा है पीछे और बिल्कुल वैसा हो गया है एकदम, और सिडक्टिव बीट्स करके जिसमें पायल खनक जाएगा भयंकर दिमाग में ना लोगों के। मुझे करना ही नहीं है तो मेरे को पैसे भी नहीं उतने मिलेंगे, पर मैं कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढ सकता हूँ। क्योंकि जैसे हम मॉडर्न प्रोडक्शन देखते हैं कि जैसे हनी सिंह जी के भी उसमें वो था कि टीम दिस टीम दैट, ऑडियो के लिए टीम, जो प्रोडक्शन टीम होगी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की टीम, तो आप जब उसे डाइसेक्ट करते हो ना माइंड में तो आपको लगता है क्या है ये कि मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं जो इतना से मतलब वो करा जा रहा है, बट ही इज प्लेइंग विद द नंबर्स, ही इज प्लेइंग, टी सीरीज इज प्लेइंग विद द नंबर्स। तो टी सीरीज पैसा कमाती है और पाजी भी कमाते हैं और सब कमाते हैं, मुझे कोई वो नहीं होगी कि मैं उस टीम में जुड़ जाऊं। मैं चाहता हूं अब क्योंकि भाई क्योंकि अब जब एज निकल जाती है ना तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मजा तो आ रहा है, पर आपको ना बार बार सोसाइटी ऐसे कर रही है कि अबे तू तो बहुत अच्छा है, तू तो ये गाना बना सकता है, तो तू क्यों नहीं कर पा रहा। तो इतना हो जाता है कि आप बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए सोचते रहते हो कि मैं अपना जमीर तो नहीं बेचूंगा भाई, मैं इतना अपना जमीर तो नहीं बेचूंगा, बिकॉज हम जैसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम जैसे या आप देख लो जो आर्ट में बहुत टाइप के लोगों के साथ उठे बैठे होते हैं, डीपनेस भी डेप्थ भी देखी होती है, वैसे मुझे फर्क पड़ता है कि मैं मरने के बाद किस गाने से एसोसिएट हूँ, समझ रहे हो। मुझे ये फर्क पड़ता है यार, क्योंकि हम लोग बचपन से क्या करते हैं, हम लाइम वायर से बॉब डिलन के गाने, गन्स एंड रोज़ेस के गाने, हमने भयंकर सिस्टम ऑफ अ डाउन, और सिस्टम ऑफ अ डाउन पूरा एक वो था आर्मेनियन अमेरिकन रिवोल्ट बैंड की BYOB, everybody going to the party has a good time, why don't presidents fight the war, why do they send the poor to the war, या roses vanishing in Moses' dry mouth, symbolism यूज करे कि तुम भयंकर माइथोलॉजी और अपना बिब्लिकल और जूडाइज्म और इन सब चीजों के प्रोपेगेंडा फैला के पुअर लोगों की ऐसी तैसी कर लेते हो। और अगर ऐसा होता है, अगर दुनिया बहुत ही जस्ट होती तो सीधा वर्ल्ड लीडर्स को लड़ा दो एक UFC मैच में भाई, सही बात है, वर्ल्ड लीडर वर्सेस 1 वर्सेस 2, तब तो पुटिन ही जीतेंगे। हाँ केजीबी तब तो पुटिन ही जीतेंगे, पुटिन भाई पुटिन कर देंगे तो वो वाला सीन है कि यही होना चाहिए
कि भैया कि एक्सोस्केलेटन पहन के पुतिन जी आ रहे हैं और ट्रम्प जी आ रहे हैं एक और एक्सोस्केलेटन पहन के और मारा पीटा, और ऐसा हो गया कि अगर तो लाल बटन कोई दबा दे सबसे पहले तो उसे एक गन भी मिल जाएगी, तो लाल बटन लेके पट पट पट, किसी की जान नहीं जा रही, कुछ नहीं हो रहा भाई, वर्ल्ड लीडर ने वर्ल्ड लीडर एक्स को मार दिया, खत्म। और हमारा कोलोजियम वाला वो हो रहा है, समझ गया, है ना? ठीक है, तो नो यू कैन कंटिन्यू। तो ये वाली चीज है कि मुझे फर्क पड़ता है यार कि मेरे बच्चे को क्या कोई बोल दे कि तुम्हारे बाबा तो आइटम नंबर बना बना के ये गाड़ी बदला और ये सारा तुम्हारा जो है, हमें नहीं पता क्या आइटम नंबर, लोग नाचते हैं ऐसे शराब पी के उस पे और ऐसा, ये क्योंकि आई एम बेटर देन दैट यार, मैं सूदिंग गजले वजले भी बना सकता हूँ, तो मैं क्यों ना वो बनाऊं कि जो लोग बोले कह रहे यार शांति मिलती है, मैं चाय की टपरी पे मिलता हूँ और सुनता हूँ आपके पापा के गाने, बेटर तो वो है ना भाई। मुझे नहीं मतलब, मैं क्योंकि हमारी सोसाइटी ना ईगो बहुत बूस्ट करती है, बिल्कुल, कि मेरे कपड़े मेरे तन पे कपड़े, तेरे मिजाज की बढ़ के, और मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं पुराने जूते पहन के घूमता हूँ, यही मारूंगा थप्पड़ मतलब ऐसे, क्योंकि यार लोग इतना पोक करते हैं ना, तो तुम्हारा एक करवाहट आ जाती है मन में कि तुम जो हम सोसाइटी में आइडलाइज जिन लोगों को कर रहे हैं और विद दैट जो ऑनगोइंग चीजें समाज में और दुनिया में चल रही हैं, वॉर्स ले लो या फिर डिफॉरेस्टेशन ले लो, पर्यावरण की ऐसी कम तैसी कर रहे हैं, और उन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं जो ऑयल स्पिल पे आवाज उठा रहे हैं, तो ये सब देखते हुए ना जो जागरूक माइंड है ना, उसे लगता है कि भाई मेरे लिए जगह ही नहीं बची, फिर तो मैं काहे का आर्ट करूं। बिल्कुल। So you talked about changing the game. हमेशा कोई ना कोई कुछ समय बाद एक ऐसा इंसान आता है जो गेम ही बदल देता है पूरा। जैसे वी सॉ द एग्जांपल ऑफ समय रैना, जिसने गेम ही बदल दिया कॉमेडी का। मैं समय रैना के साथ चल कर आया एकदम उसके घर। नाइस, दैट्स नाइस। सो इज देयर अ स्टोरी टू टेल? हाँ, वो तो बेसिकली समय भाई मेरे मिले जाकिर खान साहब के एक शो पे, ट्रायल था उनका, तो हम ग्रीन रूम में मिले, तो मेरे को तब भी नहीं पता समय रैना कौन है, तो उसने, पर मैंने देख लिया कि डार्क कॉमेडी करता है, अच्छी नाना वाली करी थी उसने, तो और सेम एज के लग रहे हैं हम, और मेरा दोस्त विमर्श भी कश्मीरी पंडित है वो भी, तो मैंने उन दोनों को बोला कि जाओ कश्मीरी में बात करो थोड़ी तो फिर उन्होंने कुछ बात करी, बचाओ बचाओ नहीं बोला उन्होंने उसके बाद ये हुआ कि फिर उसने बोला आई एम लुकिंग फॉर न्यू फ्रेंड्स इन बॉम्बे मैन, लाइक गिव मी योर नंबर, हमारा नंबर एक्सचेंज हुए, तो मैंने एक दिन उन्हें बोला कि भाई मिलते हैं, तो फिर मैं अपने एक दोस्त आदित्य मिश्रा को लेके गया घर, तो भाई समय है बहुत कॉम्पिटिटिव और विमर्श भी बहुत कॉम्पिटिटिव है, मुझे लगता है वो थोड़ा वो रूट्स में से कॉम्पिटिटिवनेस आती है, तो उसने बोला कि टीटी खेलते हो? हाँ, और तो मेरा दोस्त आदित्य मिश्रा की आवाज से, हाँ खेलते हो, दोस्त खेलते हो ना, लोग खेलते हैं, एक शॉट मिस हो गया उससे, तो तुम्हारे बस की नहीं चला। फिर उसके बाद ब्लर खेला हमने, थोड़ा ब्लर खेले या कुछ, पीएस खेलोगे या कुछ ऐसे उसने बोला, एक्सबॉक्स या पीएस, तो हाँ खेलता हूँ, लग नहीं रहा तुम्हारे बस की उसके बाद फिर वो गिटार ले गया बंदा, स्ट्रैटोकैस्टर बटरस्कॉच बिल्कुल, और एक ऐप लेके, तो फिर मैंने बजाया, तो भाई का टेस्ट अच्छा है म्यूजिक में, वो स्टीवी रे वॉन सुनता है, तो बोलता है ये सब पेंटाटोनिक्स और ये लो, मैंने बजाया, बोलता है स्टीवी रे वॉन जैसा नहीं बजाते, स्टीव वाई जैसा बजाते हो तुम, मैं एक म्यूजिक टीचर हायर करूंगा, सब सिखा देगा मुझे। अच्छा, फिर मैं भी मतलब मैं किसी बात पे मैंने कहा मेरे अंदर टैलेंट होगा क्या स्टैंड अप कॉमेडी का, मैंने कुछ करा और मैं नर्वस हो गया, भाई वो तो बंदा ही वो है, तो बोलता है मुझे नहीं लगता आपने वो टैलेंट है ठीक है, बस बात ही फिर हम चले गए, तो समय के साथ तो हाँ समय चेंज कराएगी, और वो ऐप भी अपना ला रहे हैं अब, बहुत सारी चीजें हैं, तो अब यार जिस कंट्री में मुद्दे ना उठा के लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस को उठा रहे हैं, तो उस कंट्री में कुछ तो यार वो है यार, आप खुद ही देख लो हमारा कितना बॉलीवुड सेंट्रिक और कितना वैसा सेंट्रिक है, ये न्यूज क्या होगी कि फला ने उसको घूरा यार, बंदे एक दूसरे को घूरने पे या नाराज हुए, तैमूर ने बचाया सैफ अली खान को, थिंग्स लाइक दैट। सो मैं यहीं पे आ रहा था, जैसे समय रैना की बात हुई थी, ही इज द पर्सन हु चेंज द गेम, बट अगेन जितना वो आगे बढ़ा, द मोनोपोली, उन्होंने उनका गेम चेंज कर दिया, एंड नाउ ही इज नॉट डूइंग
what he is known for doing. यहाँ पे बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की. एज एन आर्टिस्ट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना इस जमाने में तो बहुत ही इंटेलिजेंटली एक्सरसाइज करनी चाहिए. हाँ, क्योंकि आपके घर तक लोग आ जाएंगे, और अगर आप अपनी फैमिली को अभी तक यूएस और कनाडा नहीं भेज चुके और आप एक लोन सोल्जर अपने घर में नहीं रहते, तब तक तो नहीं यार. क्योंकि मेरे को बहुत मतलब दिक्कतें हैं कई चीजों से, एज अ मुस्लिम भी, एज अ बहुत सारी चीजें, और लिबरल मुस्लिम और इंडियन बिल्कुल देशभक्त मुस्लिम होने की वजह से ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी करता हूँ ना, तो मुझे एक टाइम को अपने पेरेंट्स याद आते हैं कि मेरे पेरेंट्स से कोई चू ना कर दे. मतलब क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत एजेड हैं और बहुत अच्छे हैं, और मेरे घर में इंटर रिलीजन मैरिजेस हुई हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं यार. तो मुझे उस टाइम पे लगता है कि भाई इस कंट्री में ना बहुत ही ज्यादा मतलब हेट्रेड है. हेट्रेड नहीं यार, हम तो बहाना ढूंढते हैं हेट्रेड करने का. भाई आप मुस्लिम हो, मुस्लिम में कौन हो, शिया सुन्नी, आप ये हो तेली फॉर्च्यूनर पक्की है, ऐसा तो मीम्स चलते हैं हमारे, बिल्कुल है ना. आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण में भी मुझे पता भी नहीं था. तो मतलब हम लोग तो बहाने ढूंढ रहे हैं, हम तो पागल हैं बिल्कुल सही में. और मैं बताऊं तो हम लोगों को तब तक कोई नहीं सुधार सकता जब तक कोई भयंकर ही दिमाग का कोई भयंकर आदमी हमारा बिल्कुल बाप ना बन जाए ना, या हमारी कंट्री के अंदर ही से कोई मूवमेंट ना खड़ा हो जाए ऐसा कि जो बैंड ना बजा दे लोगों की, तब तक नहीं हो सकता. और इसीलिए मैं सोचता हूँ, कई लोग जो बोलते हैं ना, जैसे मैं बहुत यूएस में इंडियन से मिलता था कि सो व्हेन आर यू गोइंग बैक, आई एम नॉट गोइंग बैक टू दैट शिट होल मैन, इट्स डूम्ड. जात पात होती है ब्रो, मेरे साथ हुआ है ब्रो, ये वो. और मतलब वो बंदे मुस्लिम्स भी नहीं, कुछ भी नहीं है, पर दे हैव हैड एक्सपीरियंसेस. तब तो आप सोचते थे ना मेरा भारत महान, ये वो. बट जब आप के साथ मतलब कंटिन्यूस चीजें होती है ना, तो आप बोलते हो भाई दिस कंट्री इज डूम्ड. आप भयंकर डीएवी के पास से आप जाओ सहस्त्रधारा रोड तक, आप वो बीच में रिस्पना वाला वो देखोगे. अगर यही चीज न्यूजीलैंड में होती ना, बाबा वो होता टूरिस्ट स्पॉट. मतलब वहां पे लोग पिकनिक मना रहे होते, इतना क्लीन होता, और बच्चे खेल रहे होते, टनल्स होते, और वो बच्चे खेल रहे. इंडिया में सिविक सेंस की बहुत कमी है ना, इसलिए यार सिविक सेंस है ही नहीं इंडिया में. यहाँ पे मैं बताता रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्टी बननी चाहिए जिसका चिन्ह होना चाहिए डंडा, और किसी ने कूड़ा फेंका तो उसी डंडे से उस कूड़े को उसके मुंह में घुसा दिया. मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत वेल रिसर्च चीज कर रहा हूँ. ये नहीं कि डंडा मैंने उठाया तो किसी ने बोला कि भाई मैं 20 रुपए दूंगा, डंडा मत मारो. ठीक है भाई, जैसे आपने ना ये बात करी कि आप नहीं चाहते कि आपके पेरेंट्स को कोई बोल दे कि ये क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का ना, और आप ये भी नहीं चाहते आपके बच्चे को कोई बोले कि तुम्हारे पिताजी ने क्या गाने बनाए हैं है ना. तो आई थिंक कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो. नहीं, इस साइकी में इस साइकी में तो हूँ. इस साइकी में हो ना. तो जैसे आप के अपने पेरेंट्स के लिए और अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये पॉजिटिव थॉट्स हैं, उस हिसाब से मुझे बताओ कि आपका बचपन कैसे बीता. टेल अस अबाउट दैट. तो मेरा बचपन हर बच्चे की तरह वही स्केल रोलिंग और वो गोल गोल वाली चिंगम और ये सब. ये मैं 90s में ही पैदा हुआ हूँ, 1994 में to be precise. तो बचपन से मुझे कुछ ऐसा गाने गुने का शौक नहीं था, ना गिटार विटार का शौक था. वो बस बाय चांस मेरी लाइफ में प्रकट हो गया. तो मुझे एकदम से लगा कि मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, और मेरे टीचर ने बोला कि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ. तो फिर मुझे लगा. So भाई what was the influence या who was the influence? So इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है कि मेरा भाई जो है, मेरा भाई कॉलेज गया डेंटल कॉलेज में. तो मैं उन्हें भाई हुकुम बोलता हूँ क्योंकि हमारी फैमिली एक बार राजस्थान गई थी. तो उन्होंने भाई हुकुम पकड़ लिया वहां से, तो मुझे बचपन से आदत डलवा दी. तो भाई हुकुम क्या करते थे कि कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि बाइक पे लड़के लोग पल्सर पे स्टंट मारते हैं, ये वो बाइक होती है सबके पास. तो मेरे पापा बोलते थे कि जाओ कुत्ते को खाना दे दो. हाँ ठीक है बाद में बात करेंगे. तो जाके कुत्ते को कहना इमरान गाड़ी से हमें छोड़ा और रेलवे स्टेशन. तो फिर मेरे पापा ने
गाड़ी दिलवा दी उन्हें, ओके पल्सर 150, जो बाद में मेरी पहचान बनी स्कूल में। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरे भाई ने गिटारिस्ट देखे अपने कॉलेज में नॉर्थ ईस्ट के, तो देखा कि सब लोग उनसे बड़े अच्छे से पेश आते हैं और सब दोस्ती वोस्ती करना चाहते हैं, लड़कियां भी उन पे फिदा हैं वो। तो मेरे भाई ने बोला, ओ भाई अरमान पता गिटार है, सुना है तुमने वो, हम सुनते थे। मैंने कहा भाई क्या पूछता है वो। फिर मेरे पापा ने कुत्ते को खाना टिंग 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 टिंग, अरे हमें रेलवे स्टेशन टिंग टिंग टिंग। फिर वो भी पापा ने J&D ब्रदर्स का एक गिटार दिला दिया। और तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि तुम नहीं हाथ लगाओगे, क्योंकि तुम मेरे G.I. Joe उसका सारा कलेक्शन तुमने ऐसी कम तैसी मार दी उसकी, उसके सेट्स कार के और ये सब कुछ मिलते नहीं, हॉट व्हील्स वगैरह कुछ गायब है सब कुछ, तो तुम गिटार को हाथ नहीं लगाओगे। मैंने ठीक है भाई, मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं गया, हमारे स्टोर रूम को नमाज का कमरा भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक नमाज की चौकी पड़ी हुई है। तो वहाँ पे प्रेयर रूम मतलब मंदिर टाइप का ही है, तो वहाँ पे गिटार पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा गिटार पड़ा है, मम्मी का सोनी इरेक्शन का फोन लगाया और गिटार उठा के ऐसे झें झें करके डार्कवुड बॉयज टिन गेम, तो ये स्पोर्ट्स का टिन गेम आता था, तो वो इन द गेम टू द गेम बोलता था, टिन गेम्स टिन गेम ऐसे करके मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी, हर रोज जाके टिन गेम करता रहता मैं। एक दिन मैंने कुछ बजाया कि टंग, तो मैंने टंग 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 फिर गेम की तरह से करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब मैंने कभी देखा नहीं कि मेरे भाई ने ना एक पेंसिल का मार्क लगा रखा है वहां पे, जहाँ गिटार वो रखता है, तो मैं वहां पे रखता था। एक दिन मैं बेहोश हो गया, होश खो बैठा ट्यून बजा के, तो मैंने उस पेंसिल के मार्क से हटा दिया वो। और मेरी फोटो भी मैंने फेसबुक पे डाली, मेरी बहन ने फोटो खींची थी मेरी किचन में कि मैं बता दूंगी इमरान को कि तुमने उसका गिटार बजाया। तो मैंने हाँ बता देना, बता देना, मैं तो बजाऊंगा टिन गेम। वो मेरी फोटो आज तक वो खींची हुई है। तो मेरा भाई आया, मेरे भाई ने कहा तुमने मेरा गिटार चुका कर जो समझा हो, तो तुमने सारे चैट उसके जब ऐसे कर दी है, मैं आपसे ज्यादा अच्छा बजाता हूं मैं। मेरे भाई ने क्या कहा, मेरे से अच्छा बजाता, लो बजाओ, अगर तुमने नहीं बजा टिंग टिंग टिंग। मेरे भाई का हो गया कि भयंकर हृदय परिवर्तन की इसने कैसे हुआ। वो मेरे घुटने पे आ गया भाई, तुम somehow 69 तो टंग 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 कैसे मुझे सिखा दो। आप तो एक कॉर्ड पकड़ के छोड़ते हो और आपको उसी में मजा आ जाता है, मैं कॉर्ड चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए तुम। मेरा भाई पागल हो गया, मेरे भाई ने कहा मैं अपनी पॉकेट मनी से तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें नेचुरल टैलेंट है। उसके बाद मेरे, और आप यकीन नहीं करोगे, जो बोलते हैं ना ब्रह्मांड में चीजें घूमती रहती हैं, जो आपको चाहिए होता है वो मिल ही जाता है। हम लोग गए वीनस म्यूजिक एयर, वहां पे मैंने देखा कि बच्चे बजा रहे सा सा रे रे गा गा ना ना, तो मैं बोरिंग लग रहा थोड़ा, पर ठीक है चलो कर लेंगे। अब हम आ ही रहे थे उसी पल्सर पे, और हमने देखा राज प्लाजा में खुला हुआ है वैली म्यूजिकल्स, और पूरा हार वार लटका हुआ है, पूजा पाठ चल रही है। मैं हाँ भाई वैली म्यूजिकल्स, भाई ले गया मेरा। तो अब ये हुआ कि वहाँ पे मेरा पूरा फॉर्म फॉर्मेलिटी ना, पूरा म्यूजिक इंस्टीट्यूट टाइप का, फोटो वोटो खींची। अब मैं गया अपने पहले दिन, तो मुझे एक लड़का दिखा जिसका नाम देहरादून के वासियों ने रेडियम रख दिया था, क्योंकि सूर्यमुखी था, वो एल्बिनो था। तो उसके बाल वाइट, आईब्रोज वाइट, सब कुछ। तो बोलो कि रेडियम के पास इलेक्ट्रिक गिटार है। मैंने तुम पहले ही बजाओगे इलेक्ट्रिक? तो हाँ मैं बजाता हूँ थोड़ा बहुत। मैंने अच्छा, वहाँ पे एडवांस लेवल बच्चे भी आ रखे हैं। तो जब मेरे टीचर है ना पर्दे से, तो मेरे टीचर है मोंटी भैया। तो मोंटी भैया का असली नाम मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, पर कॉर्सायर एक बैंड हुआ करता था रिजो भाई और मोंटी भैया का। तो ही इज लाइक द मेटल हेड, मतलब वन ऑफ द मेटल हेड्स टू द कोर टाइप बंदे, और एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट गिटार, वोकल्स, ड्रम्स भी जाते थे। तो आए, तो अब सारे बच्चे सीख साख के चले गए। मैं कुछ पूछ रहा था उनसे, तो बोलते हैं Ali, you know that Ali, that how to put it,
this orange turtleneck needs to go, man. These blue slippers or whatever the sandals, whatever the fuck they are, they need to go. These cargo needs to go. Your specs needs to go. I'm like, what? Sir, this is my style. I go, no, this is shit style. You're learning guitar. It's a culture. It's a movement. तो मेरे को ऐसा लगा क्या? Sir, you like tattoos? मैंने कहा हाँ. तो I design tattoos. ये देखो tattoos देखो और ये देखो. It's rock and roll, babe. It's rock and roll all the way. Sex, drugs, and rock and roll. Rock and roll. हाँ बोलते हैं तो जा अपना स्टाइल चेंज कर यार, थोड़ा ग्रीन डे सुन ये वो. मैंने कहा ठीक है, वो होगा मेटालिका, ग्रीन डे ये सब. मैं बाहर निकला तो टेक्निका का लैब होती थी हमारी गली में, राज प्लाजा के जस्ट ऑपोजिट. तो मैंने गूगल पे सर्च मारा, वो खुली ना रही भयंकर पिक्चर, वो ठक 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 करके खुली. तो एल्विस प्रेस्ली का मैंने पॉम्पाडोर हेयर स्टाइल देखा और तब मेरे बाल भी थे. तो जैकेट चूकेट डाली हुई उसमें, तो मैंने ये हेयर स्टाइल. तो फिर मैंने टेक्निकल लैब से 15 रुपए की वो फोटो प्रिंट आउट करवाई, रॉयल सलून पाइन हॉल के बगल में जाके अपना बाल कटवाए और मामा को फ़ोन करके बोला कि मुझे वो बाइकर जैकेट चाहिए जो आप पहनते हैं. और मेरे मामा हैं बॉडी बिल्डर, उनकी पहनी तो बिल्कुल ढीली एकदम. फिर मैं गया जीन्स फाड़ के अपनी हैंगर और बूट्स पहन के बड़े से मैं इनके साथ वो टैटू बना रहे थे. My boy. फिर उसके बाद सीखना शुरू करा. फिर मेरे भाई ने मुझे बोला कि पापा कहते हैं सीख के आना. तो बोलते अरे तुम कुछ सीख के आए? मैंने कहा हाँ. बैठो बजाओ. पापा कहते हैं बड़ा नाम. मेरे भाई ने कहा अरे तुम एक दिन में सीख गए? मैंने कहा हाँ, तो एक दिन ही में सीख जाते होंगे लोग. बोलता है नहीं एक दिन में तो मेरे दोस्त तो सिखा के मर गए मुझे. मैं भी नहीं सीखा, मेरे दोस्त भी नहीं सीख पाए. फिर मैंने अपने सर से पूछा, सर माय लर्निंग स्पीड इज गुड. It's brilliant, man. I can see you like a future rock star. फिर क्या हुआ कि मेरा दोस्त, अब उसको तो हम कभी ऐसे वो नहीं कर सकते अबैंडन इस स्टोरी में. तो मेरा जो पहला दिन था ना, तो उसमें मैंने टायर मोड़ दिया था अपना नेशनल रोड ग्रीन वैली के थ्रू जाके और घंटी बजाई अपने दोस्त के घर की. मम्मी आई उसकी, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि आंटी these are summer vacations and I think extracurricular activities would be very beneficial for both of us and I am learning guitar, can Pranav come? तो मम्मी ने उसकी बोला कि हाँ ऑफ कोर्स प्रणव जाओ. ये कितना फीस बताया आपने? 800 लेके. वो बंदा बर्कली गया, मैं MI गया लॉस एंजलिस, वो बॉस्टन. हमने LA में पार्टियां बजाई और आज को वो सक्सेसफुली मुंबई में कंपोजर है एडवर्टाइजिंग में. और बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है वो, बहुत ही खूबसूरत आदमी और गिटार भी तगड़ा बजाता है ऑब्वियसली. और हमने एक दिन बेस्ट जर्नी स्टार्ट करी थी. तो क्या होता था कि जैसे मैं चला गया मम्मी पापा के साथ कहीं दिल्ली विल्ली आगरा घूमने, ताजमहल, वापस आया तो उसे मुझसे ज्यादा कॉर्ड्स आती हैं. तो वो एक कंपटीशन की सारा यूं ही चला रहा ही अभी बताता है. और फिर करके फिर वो बोल रहा है कि अली ये देख, बैंड बोलते हैं ऐसे में, व्हाट इज अ बैंड. फिर YouTube आ गया 2006. तो हम 2008 में सीखते थे. 2008 में ये पॉपुलराइज हो गया कि YouTube से भी सीख सकते हैं. मार्टी शॉर्ट्स और ये सब चैनल्स आ गए थे. तो YouTube से सीखने लगा मैं कि बैंड अच्छा बेटे मैं वहां तो सीखूंगा ही, मैं मार्टी शॉर्ट्स के अंदर भी घुस जाऊंगा. मैं सीखता था. फिर हमारा बैंड का कल्चर स्टार्ट होने लगा. देहरादून में था ही, और देहरादून की बस किस्मत खराब है कि अब नहीं है कुछ. बट गिव मी रेड होता था, IMA ब्लड बैंक वो करता था, पूरा स्पॉन्सर करता था. और बैंड की बैटल ऑफ बैंड्स होती थी. और तो पूरा कल्चर था कि कैंट में सारे नेपाली लोगों का बैंड होता था और राजपुर में अलग अलग टिबेटन लोग, हम देसीज के साथ और सब कुछ. और फिर क्रिश्चियन लोग होते थे बहुत सारे कि फलां कोई है डिसूजा, उसने मेरे को गिटार दिया है बेटे वॉशबोर्ड का और हैंगर में बजाता हूँ और ये वो रिजो भैया प्रे करके बिल्कुल गिटार में शेड कर रहे हैं ऐसा. तो पूरा कल्चर था. तो जितने हमारे पुराने लोग हैं, विपुल भाई और ये सब बहुत उस जमाने में मेगाडेथ बजाते हैं और ये सब
करते हैं कि हैंकर डेव मस्टेन की सोलो पूरी रटी हुई है और गन्स एंड रोज़ तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए ब्रो और ऐसा। तो फिर और ये होता मतलब टेंशन इस बात की रहती थी कि उसने वो आर्पेजियो बजाया, वो आर्पेजियो एक्सटेंडेड आर्पेजियो था प्रणव, वो ऐसे वर्टिकल नहीं था, उसने आगे जाके कुछ करा भाई और मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। ये हमारे डिस्कशंस होते थे। तो उसमें माहौल में पलते बढ़ते हमारा यही होने लगा कि हम लोगों का पूरा शेडिंग शूटिंग होने लगी असेंबली में, स्कूल का। अच्छा हमारा स्कूल भी सपोर्टिव था। तो कल्चरल वीक में बैडलॉग बैंड होता था। विद स्कूल? सेंट जोसेफ एकेडमी। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा और अभी तक मेरे जूनियर्स मुझे बताते हैं कि एक वो था कि सीन कि हम लोग को जाना था तो मैंने विग वाली एक कैप पकड़ के रखी हुई थी कि जैसे स्टेज पे जाना मैं, जब स्टेज पे चला जाऊँ तो कोई मुझे रोकेगा नहीं। वो लगाया मैं स्लैग बन के भयंकर प्रिंसिपल भी खड़ा हो गया कि भाई पुटिंग ऑन शो टाइप का सीन। फिर अगले ईयर ये हुआ कि मैं फेल हो गया था तो बहुत गिटार में घुस गया था। तो मुझे अभी तक याद है कि एक टॉपर भाई थे अपने, तो उसने बोला भैया, और फेल हमारे बीच बिहाइंड द सीन्स हमारे दोस्त बैठे हैं, तो ये और मैं फेल हुए अलग सेक्शंस में थे, एक सेक्शन में आना पड़ा मैं। तुम फेल हो गए? बोलते हाँ। अच्छा तुम तो गाते हो? हाँ गाता हूँ। गिटार ही बजाता हूँ। ठीक है सही भैया किस्मत की पड़ गई। मैंने कहा तो मेरे पीछे एक पता नहीं तुम्हें याद है चश्मा पहनता था बंदा, वो चले गया था सबसे पहले स्टार्टिंग में। उसने मुझे बोला कि भैया आप क्यों फेल हो गए? मैंने कहा भैया मत बोलो ना, सेम क्लास में आ गए। हाँ तो मैंने कहा गिटार ज़्यादा बजाता हूँ। ये कोई रीज़न हुआ? मैंने हाँ यार कोई रीज़न नहीं है, बस फेल हो गया मैं यार, मेरी किस्मत फूटी है। ठीक। तो अब क्या हुआ, कल्चरल वीक हुआ तो कोऑर्डिनेटर्स ने हटा दिया मुझे कि ये फिर से फेल हो जाएगा अगर इसने गिटार से परफॉर्म किया। तब तक बैंड्स को ट्रेन कर, अपने हाउस के बैंड को ट्रेन कर दिया था मैंने सब कुछ। तो मेरे एक बहुत अजीज टीचर हैं GS अरोड़ा सर, उनने लास्ट मोमेंट जब देखा है कि ग्रीन हाउस में कोई एक्सचेंज स्टूडेंट आ रखी है ऑस्ट्रेलियन, जिसने फ्लूट बजा दिया है ड्रम्स के साथ, किसी ने कुछ कर दिया है, डोनोवन में शान और ये सब थे, दक्ष जैन हाउस में ड्रमिंग कर रहा है और ये सब। तो उन्होंने बोला कि हमारा हाउस तो हार जाएगा। तो उन्होंने जाके मुझे बोला अली आई हैव अरेंज्ड अ गिटार फॉर यू, गो एंड शो देम व्हाट यू गॉट। बट आई एम आउटसाइड द बैंड, आई एम आउट ऑफ द बैंड, आई फाइट देम। फिर मेरे को वॉरियर वाली फील आई, मैं गिटार लेके गया और मैंने वुडू चाइल्ड, मैंने कहा सबको याद है ना वुडू चाइल्ड, वैसे कुछ तो आग लगा दी थी हमने, मतलब पूरा सोलो इम्प्रोवाइज बजाई, ये सब दांतों से बजा दिया मैंने। 3000 की पब्लिक ऐसे हो गई कि भाई ये कौन है क्या है, मैं रातों रात सेलिब्रेट हो गया। अच्छा गिटार का और म्यूजिक का इम्पैक्ट मुझे ये भी पता चला कि उससे जस्ट पहले मैंने अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को एक लेटर लिख के दिया कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड और ये सब। तो उसने वो लेटर मेरे सामने फाड़ के डस्टबिन फेंक दिया। मोमेंट्स लेटर जब मैं रातों रात सेलिब्रिटी बन गया तो मेरे पास लिसन टू मी, मैंने टॉक टू माय मोमेंट या मुझे समझ में आया कि भाई ये गिटार से कुछ होता है कि। और फिर अगले दिन से ऐसा हो गया कि मैं गेट में घुसता था, मैं गार्ड से लेकर हर किसी से हाथ ही मिला रहा हूँ, टक 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 ऐसा हो रखा है। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि यार मुझे जो होता क्या है ना, स्टेज का डोपामिन है भाई, कि स्टेज पे जब तुम वो बैंड बढ़ता हो तुम्हारी खुद ही वो फेज बन जाता हो, तुम म्यूजिक फील कर रहे होते हो, तुम्हारी म्यूजिक पे रिस्पॉन्स मिलता है लोगों को कि तुमने उंगलियां चला दी या कुछ फील वाला बजा दिया इम्प्रोवाइज। और मैं इम्प्रोवाइज ही करता हूँ, मैं अपनी कोई सोलो रट के नहीं जाता। तो लोगों का जब रिस्पॉन्स होता है और तो वो खुद ही इतना डोपामिन है ना कि वो मुझे जब 3000 लोगों से मिल गया ना, तो फिर मैंने कहा मैं जिंदगी भर यही करूंगा अब। तो वो जर्नी पूरी मेरी वहाँ नमाज के कमरे में गिटार से लेकर वहां तक पहुंची। और फिर एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि तूने वो सोलो कवर कर ली बेटे, ये देख टैपिंग तो फिर वो हो जाता है कि एक बंदे थे वो तो पता नहीं कहाँ गायब है, कार्तिक जोशी, वो बंदा भयंकर एक दिन में इमोशनल अत्याचार की पूरी इलेक्ट्रिक गिटार सोलो रट के आ गया। तो मैं भयंकर ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन है, ये इमोशनल अत्याचार का तो कोई यूट्यूब लेसन भी नहीं बना रहा।
ये क्या है, इसके पीछे पड़ना पड़ेगा, जासूसी करनी पड़ेगी। तो फिर प्रणव और मैं जासूसी कर रहे हैं क्या क्या। फिर किसी से उड़ती उड़ती खबर आई कि वो गिटार प्रो 6 यूज करता है, गिटार प्रो 4। Okay. तो गिटार प्रो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें फ्रेटबोर्ड पे डॉट्स बन के आते हैं कि क्या बजाना है, ऑडियो रीड करके। तो मैंने कहा अच्छा, रात गिटार प्रो की टर्म्स निकाल के गिटार प्रो हमने भी यूज करना शुरू कर दिया। फिर वो एक दिन आया बंदा कि मैं स्कूल का बेस्ट गिटारिस्ट हूँ, तो समझ गया। मैंने कहा बेस्ट गिटारिस्ट थे बोलता मतलब तुम किकिंग करने लगे हो क्या? मैंने ये लो और फिर उसके बाद ये तो एक वो बहुत ही ऐसा था कि हम स्कूल के बाद जा रहे हैं, मेरे पास फीस भरने को नहीं थी, तो मैं रीजो भैया के घर चाय पीने जाता था कि भैया मैं चाय पी लूंगा। हाँ फिर 3 घंटे बस भैया को देखे, भैया क्या करते हैं, अच्छा ये करा है, पेंट पाने लगा है। तो ऐसा, तो वो कल्चर ही ऐसा था। फिर रात को शो जा रहे हैं किसी के, या किसी ने बोला है कि भाई आई में ब्लड बैंक आने वाला है, तो ये भी होता था पूरा कि जैसे तुम अपने दोस्तों के बैंड में तो हुई, फिर तुम्हारी बोलियां लग रही हैं कि यार अली के बिना तो हम जीत नहीं पाएंगे, अली तो प्रणव को ऐसा करते हैं ये। और ऐसा भी हो रहा है कि सब लोगों ने कॉन्स्पायर किया कि प्रणव और अली एक ही बैंड में होंगे तो मजा आ जाएगा। फिर हमने कुछ शोज ऐसे भी करे कि प्रणव भी बजा रहा है सोलोज, मैं भी बजा रहा हूँ, वहां पे ऑन स्टेज ऐसा हो गया कि उसने तो कुछ गा तक वो हरामी है सॉरी कि वो हरामी उसने घर पे तो प्रैक्टिस रूम में तो ये दिखाया कि और मैं बोल रहा हूँ स्टेज पे मैंने कहा ये तो अच्छा ये प्रैक्टिस रूम में नहीं खाता क्या बजाने वाला है। एग्जैक्टली तो ये कल्चर मैनिफेस्ट हुआ ऐसे कि फिर उसके बाद मैंने सोचा कि तो मैं फेल हो गया था। तो क्या हुआ कि मेरे दोस्त तो 12th में आ गए और मैं 11th में रह गया, और मैं आशिक भी बन गया था। तो मैं वैसा हो गया था कि मैं अपनी एवेंजर पे बाइकर जैकेट पहन के और सुट्टा मुंह में और गिटार पीछे और ऐसा करके मेरा लव स्टोरी चल रही थी इन दिनों। तो ये हुआ कि मुझे किसी ने तो मैंने पहली बार माल फूक लिया और बियर पी ली और ब्रह्मांड खुल गया मेरे दिमाग का कुछ। और किसी आवाज ने मुझे बोला कि अबे गधे, तू 1 साल का गैप लेके जब चल ही रहा है तो तू NOS भर दे और इसी साल अमेरिका चले जा। ये क्या बोला तूने आवाज? तो मेरी उस आवाज ने ये बोला मुझे और मेरा ऐसा रिएक्शन हुआ। फिर मैंने अगले दिन ही पनवाड़ी से 500 रुपए उधार लिए है ना, इसका फॉर्म भरा और फिर मैंने ECE से इवेलुएट करवा लिया। एग्जाम भरने के बाद घर पे बताया नहीं मैं बंक मार रहा हूँ और एग्जाम दे दिया ना इसका। ECE इवेलुएशन और ऑनलाइन टेस्टिंग के बाद और उनके जो रिक्वायरमेंट्स थे, स्केल्स बजा के भेजो, वीडियो बना के एक परफॉर्मेंस पीस की भेजो, वो सब भेजा मैंने, मैं सेलेक्ट हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया, मेरे पेरेंट्स खुश तो हो गए। फिर मेरा वीज़ा इंटरव्यू हुआ। वीज़ा इंटरव्यू में मेरे पेरेंट्स को डाइस ही लग रहा था मेरा, पर वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मुझे पूछा कि सो व्हाई अमेरिका? बिकॉज आई लव द फ्रीडम, इट्स द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आई वांट टू लिव द अमेरिकन ड्रीम एंड वन ऑफ माय फेवरेट गिटारिस्ट Paul Gilbert is from America and all my, because jazz, I've heard that whatever language you want to learn, or it's same with music, whatever kind of music you want to learn, you have to be at that place. And blues and jazz, America is the land of blues and jazz and ये वो rock too and ये वो। तो मैं बोला हाँ बस कर इसका तो फिर उसके बाद मैं रवाना हो गया। फिर LA में मुझे बहुत कल्चरल शॉक लगा। मैं पहले दिन जब इतनी भीड़ देखी और वो भी इतने विभिन्न लोग, तो दिल धड़क गया। भयंकर, मैं देहरादून का लड़का, LA की हॉलीवुड बोलवार्ड से, मतलब जितना यहाँ से वो पनवाड़ी दूर है उतना दूर पे मेरा हॉलीवुड बोलवार्ड था, वॉक ऑफ फेम। तो मैं पहले थोड़ा सत्ते में आ गया कि मैं इस पॉइंट के बाद जब मेरे जीजा जी मुझे छोड़ के चले जाएंगे यहाँ पे अपार्टमेंट दिखा के और सामान शिफ्ट करवा के, उसके बाद मुझे कोई नहीं जानता है यहाँ पे। पर वो फिर मेरी स्ट्राइड में भी काम करा, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आप कोई भी बन सकते हो। कि जरूरी नहीं आपको ऐसा बनना है कि अबे अली इधर आ। तो मैंने हाँ भाई क्या बोल रहे हो? नहीं कि अली इधर आ। नो, आई गो बाय द नेम अरमान मदरफकर यार।
तो ऐसा भी बन सकते हो, या कुछ भी ऐसा बन सकते हो कि यू प्रीटी स्वीट मैन, यू वांना हैंग आउट फॉर सम लंच, ऐसा। तो मैं ऐसे ही हो गया। तो फिर करते एसजे की वजह से इंग्लिश भी अच्छी थी, तो कई लोगों ने मुझे और ये भी था कि हम लोग जैसे मैं और आप और हम सब ही हैं, हम मैक्सिकन ज्यादा लगते हैं, क्योंकि कई लोगों को साउथ इंडिया के फीचर्स जो होते हैं वो इंडियंस लगते हैं, और हम जैसे लोग ज्यादा लैटिनो लगते हैं। तो मुझे लैटिनो कम्युनिटी में भी बहुत आवाजाही हो गई मेरी, तो फिर सब लोग हम लोगों के साथ खुश रहते थे, तो ये सब होने लगा। बट अमेरिका और एलए वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा दिखाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सा सीन भी है कि जैसे होमलेसनेस, बम्स और शूट आउट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा डेंजरस भी है इलाका। तो मुझे फिर ये भी पता चला, अच्छा तो जैसे मध्य में लड़ाई होती है, तो मैं अपने दोस्त आदित्य के साथ जा रहा था, तो लड़ाई हुई, एक बंदा आया मेरा पायचा पकड़ के बोलता है भैया कश पिला दो। मैंने कहा कश पी लो भाई, ये वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है या मुंबई में कहीं कुछ हो जाता है, तो मुझे ज्यादा डर नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि एलए में मैंने लोगों को मतलब लिटरली ऑलमोस्ट डेड देखा है। मेरे बैचमेट्स मरे हैं, एक रोम नाम का लड़का था, उसको आर्मेनियन गैंग ने उड़ा दिया था। तो वहां की वायलेंस अलग है, क्योंकि वहां पे ना कोई पढ़ता भी नहीं परिप्रेक्ष्यों में, क्योंकि किसी को पता नहीं कि इस पे सेमी ऑटोमेटिक गन है कि वो तुर करेगा और वहां 4 लोग मर गए। तो यहाँ की वायलेंस तो तब भी पता है कि ईटा चलेगा या वो चलेगा। हाँ, यूपी की बात अलग है। उसकी बात है कि मतलब यहाँ पे भी देसी कट्टे हैं ना भाई, तो ये वाला सीन है कि ऐसी वायलेंस ज्यादातर नहीं होती हमारे साथ, पर वहां पे ब्रूटैलिटी है, मतलब ब्रूटैलिटी की, वहाँ ओजी चलेगी, यहाँ पे वो चलेगी, कट्टा चलेगा। कट्टा तो फंस भी सकता है, तो ये वाला सीन है। तो मुझे वो सब समझ में आया। MS-13 वालों ने मुझे रोक लिया था एक बार कि what you think you funny man in my hood, you with those funny fucking shoes, what the fuck is that? And these are slippers. Sleepers. And I go, yeah, that's what we wear in India. Yeah, sleepers. तो होता है slippers, man. You think you're funny in my hood dressing up like that? What you going? क्या बते? पर क्या उसका दर्द है? I'm not Mexican, man. I'm Indian. What the fuck you mean you Indian? मैंने कहा, इतने में मेरा दोस्त आ गया। मेरे दोस्त ने उसे स्पेनिश में समझाया कि नो habla español, इंडियन कि उसका पहनने का ढंग ये है, वो फनी नहीं बिहेव कर रहा। तो फिर मैंने फिर रिसर्च करी कि इस बंदे ने 13 क्यों लिखा हुआ था ये। फिर मुझे पता चला कि एंकर वो ऐसे होते हैं, वो पुलिस को दिखाना चाहते हैं कि आ जा साले दम है तो पकड़ ले। और वो पुलिस को अगर जैसे पुलिस ने पंगा ले लिया, तो वो लोग ऐसे हैं कि घर में घुस के उसी से भूना बंदे को, और उसके हाथ सीधी ऐसे, आंखें सीधी, और ऐसे करके उसका सर नीचे करके रिब्स तोड़ के ऐसे बॉल बना के पुलिस स्टेशन में फेंका है बंदे को। तो इतने मतलब वहां का क्रिमिनल यहाँ के क्रिमिनल से बहुत ऊपर है। वहां का क्रिमिनल कैसा है कि सुबह उठ के पुशअप्स लगाया होगा वो भयंकर, कि पुलिस से अगर भागना पड़ गया या लड़ाई हो गई हैंड टू हैंड कॉम्बैट, तो मुझे कुंफू आनी चाहिए, थोड़ी सी कार मांगा और ये सब आनी चाहिए। और यहाँ का तो आपको पता ही है, बस फोन ही पे चल रहा है कि ये वाला सीन भी है कि कट्टे वट्टे चल रहे हैं, पर कोई ये नहीं है कि वो गुंडा है तो उसके एब्स होंगे और जॉन इब्राहिम जैसा गुंडा होगा, सुट्टा मुंह से निकालेगा और फेंकेगा, ऐसा वहां का है। ऐसा वहां के मैंने क्रिमिनल देखे ब्लैक बंदों का, और जो मैक्सिकन की लड़ाई होती है देख के लगता है कि भाई ये तो बंदा आया हुड वाला, कि उसका वो है भपका है। तो अच्छा, मेरे हुड वाले भी दोस्त बन गए थे। तो एक दिन मैंने किसी के लिए स्वाइप कर दिया, एक बंदा बैठा हुआ था, तो उससे कुछ दिन पहले ही मैंने इलीगल चीजें खरीदी थी कुछ, तो उसके लिए स्वाइप करा। उसने मुझे बोला, मैंने कहा व्हाई आर यू ऑलवेज एट द फ्रंट डोर एवरी टाइम आई सी यू। बोलता है कि आई लाइक दैट गर्ल मैन ऑन द 3rd floor मैन, एंड नोबडी ओपन्स अप फॉर मी बिकॉज़ आई एम ब्लैक मैन एंड यू नो हाउ वी आर ट्रीटेड। मैंने कहा मैन इट्स अबाउट लव, पट स्वाइप करा मैंने। क्या बंदा बोलता यू लिव इन दिस बिल्डिंग? मैंने कहा आई एम गोना स्वाइप फॉर यू एवरी डे इफ इट्स अबाउट लव। तो फिर उसने बोला हे मदरफकिंग आली मैन, और एकदम से आवाज आती है हे मदरफकिंग आली। मैंने कहा हे व्हाट्स अप मैन, व्हाट्स अप। मेरे दोस्त बोल रहे मैन जी तो नेबरहुड के गुंडे हैं ब्लैक 7 मिनट के। मैंने कहा तो क्या हो, सब पे दिल है। तो
ये वाली सीन होते थे मेरे। तो मुझे मेरा ये भी टैलेंट है कि अगर मैं अमेरिका चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, साउथ ईस्ट एशिया भी गया हूँ और बहुत सारी जगह, तो मैं दोस्त बना लेता हूँ। बस ये मैं इंडिया से ज्यादा अच्छे से वहाँ दोस्त बना लेता हूँ, पता नहीं कैसे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और ये भी एक्सपीरियंस था, एक दिन मैं जो आप स्टोरी बोल रहे थे, एक स्टोरी सुना दो। तो एक स्टोरी ये है कि वहाँ पे ड्रग प्रॉब्लम बहुत है। तो एक दिन मेरे को मैं चल रहा था, तो मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि भाई कुंग फू शाओलिन सॉकर में ना ऐसे करके मारता है वो, फिर घुमा के किक मारता है और ऐसे भाग। अगली चीज मुझे याद है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ और ब्यूटीफुल सी एक ब्लॉन्ड लड़की मुझ पर पानी फेंक के बोल रही है, आर यू ऑलराइट हनी? ये क्या हुआ? मेरे दोस्त, मैंने देखा इंडियन सारे हंस रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं कैसी दुनिया है कि अपने साथ के तो हंस रहे हैं और बाकी लोग मुझे पानी वानी पिला रहे हैं। फिर पता चला कि मैं ऐसा ऐसे कर रहा था, तो एक होमलेस लड़की को लगा क्रैक पे थी वो, उसे हेलुसिनेशंस हुई कि मैं उसे मारने आया हूँ और मेरे को मारने के लिए भेजा मेरी ट्रिक से। वो आगे भागते आगे और कूद के घूसा मारे। फिर मैं घूसे से मतलब घूसा मेरा इतना ब्रूज्ड वो गला, तो मैं फिर बहुत बच के चलने लगा। तो मेरे को बांग्लादेशी शॉपकीपर्स बोलते थे, always lurking in the shadows, Ali. Just because Suta can get you killed. Always 3 o'clock, 4 o'clock, 2 o'clock, always outside, lurking in the shadows, like no business. Wanna die here? You wanna die, Nelly? You know, but I cannot control myself, my habit of smoking. That's what Suta will get you killed, man. This is a very dangerous area. क्या घर वापस। और यही मेरा रूटीन होता था, जब भी मुझे कोई ऐसा बंदा दिखता था हुडी में, मैं बच के निकलने लगता था। मेरी पूरी पॉलिसी ऐसी रहती थी कि कोई भी मेरे पास कुछ पूछना है, मैन आई डोंट गिव अ शिट, आई एम नॉट हियर टू थ्रेटन यू और डू समथिंग बैड टू यू, यू डू द सेम फॉर मी, प्लीज गेट अवे ऐसे करके। तो मैं बच जाता था। एक दिन मेरे बंदा है उसको सीधा पकड़ के वजह से लटका दिया और अपने फोन को दिखा के बोल रहा लाइक माय पेज। अब मैंने कहा जो अपने फोन में लाइक माय पेज तो तू भी कर सकता है भाई। तो मैंने जो करा टक फेंक के भाग गया। मैंने कहा भाई क्या मैं इतना, और मतलब ऐसा होता है कि एक दिन मैं किसी पार्टी में था, तो मैंने उल्टी कर दी वहां पे। तो एक लड़की, मैं मॉप लेके ऐसे तो उसने लड़की ने बोला मुझे कि इट्स ऑलराइट हनी, यू डोंट हैव टू डू दैट, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, ये सब करके मुझे बाहर बिठा दिया। एक बिल्ली मेरे लैप पे कूदी, शायद उल्टी चाट रही थी मेरी, तो वो मैं उसे प्यार कर रहा था, इतने में दौड़ा आवाज आई। देखो कि मैं पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ कि जितने मैक्सिकन है ना वो वाइट लोगों से लड़ रहे हैं, घांसी चल रही है, और मेरा कॉलर किसी ने पकड़ा और मेरे को एक पिकअप ट्रक में डाल के ले गए। और अगली चीज में याद है कि मेरे को कुछ बोल रहे हैं कि ये सुट्टा फूक तुझे आराम मिलेगा। पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। फिर पता चला कि मैंने जैसे उल्टी करी ना और मैं पोर्च पे बैठा, तो किसी ने बोला फकिंग अकबर प्रूव्ड। तो मेरे जितने मैक्सिकन दोस्त थे ना उन्हें वो रेसिस्ट वाइब आ गई। What did he say? Fucking Akbar Pute. तो फिर उन्होंने बोला कि his name is Ali Arman, send me. और मुझे वहाँ बोलते थे Ali Arman motherfucking send me. His name is Ali Arman motherfucking send me, man. Don't call him Akbar. उन्होंने बोला I don't give a fuck you Armando. My name is not Armando. I don't give a fuck if it's Armando or who is Jose ये वो। तो फिर उन्होंने बोला all right Tim, we don't give a fuck either. बोलता my name is not Tim. We don't give a fuck if it's Tim or Tyler or whatever the fuck, it's Bob or whatever. वो भयंकर पूरी गली में मशहूर, पूरे कॉलेज में मशहूर कि अली की साथ लड़ाइयाँ हो गई, गैंग वॉर। वेरे गो तो मशहूर हो जाते हो अपने आप। अरे यार यस, अली भाई के संगीत में पर ये है कि मतलब बहुत अच्छी मेमोरीज भी हैं, मतलब एक कल्चरल मेमोरीज भी हैं कि एक दिन मैं अपने दोस्त आइजैक के घर गया, तो आइजैक न्यूटन, हाँ उसका नाम यही है, आइजैक न्यूटन गोंजालेस। हाँ उसको मैं यही बोलता था और उसका नाम यही है, मैं अभी दिखा देता आपको। तो उसके घर गया, उसकी मम्मी ने जानबूझ के रखा हुआ वैसे तो। उसकी मम्मी का बर्थडे भी 6 जुलाई को था, मेरी बर्थडे डेट पे, तो हम बहुत पार्टी करते थे। तो मैं उसके घर गया, तो उसकी मम्मी ने, उसकी दादी ने पहले तो बड़ा quesadillas वगैरह खिलाए, ये सब। थोड़ी देर बाद बोलती हैं, "Tiene पाकिस्तानी?" "Tiene पाकिस्तानी,
तो बोलता है, वो बोल रहा है, उसे समझा रहा है कि इंडिया इंडिया पाकिस्तान फिर वो जब मैंने कहा सॉरी मैंने कहा चलते फिर हमने कहीं बरीटो खाया। मैंने कहा आई डोंट लुक लाइक वी ऑल आर द सेम, लाइक इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मे बी दैट्स व्हाई। बोलते नो my father's sister ran away with Pakistani who looked like you. तो ये सब चीजें थी कि मतलब कल्चरली भी बहुत सारी चीजें समझने को मिली। इंडियंस भी बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं, कई चीजों में मेहनती माने जाते हैं। तो अली भाई मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वहाँ का मतलब यूएस में और लॉस एंजलिस में आपका म्यूजिक में कैसा रहा? म्यूजिक आपने कितना सीखा, क्या रहा? बहुत मुझे लगता है कि दिमाग खुलता है, क्योंकि वहाँ पे ना हर कोई एक पर्पस से आया अपनी अपनी कंट्री से। तो जैसे नैमो है, के पॉप मेरे टाइम पे 2012, अगर आप डेट भी चेक करोगे 2012 वगैरह में गगनम स्टाइल आया था। तो मैंने अपने कोरियन दोस्तों से पूछा ये है क्या, तो उन्होंने बताया कि गगनम इज लाइक एरिया लाइक बेवर्ली हिल्स, सो वेरी पॉश और ये सब, तो गगनम स्टाइल। फिर हमारे के पॉप LPWs होते थे, लाइव परफॉर्मेंस वर्कशॉप्स, तो गिटारिस्ट लर्न करेगा गगनम स्टाइल का गिटार पार्ट, ड्रमर लर्न करेगा ड्रम पार्ट, और ऐसे ऐसे करके वो रोल नंबर वाइज बुलाए जाएंगे और उन्हें ऑन द स्पॉट टक 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 और फिर परफॉर्म करना है। तो हम लोग हिप हॉप के LPWs करते थे, इजी होते थे कि उसमें बस मुझे टेना हो जाना है, नंबर मिल रहे बोल, तो ऐसे ऐसे करके। और भी थे रॉक LPWs होते थे ये सब। तो होता क्या है कि देहरादून में जैसे मैं मेटल ही सुनता था या रॉक ही सुनता था, किसी ने फलाने कुछ बता दिया तो बता दिया। रेडियो पे जैज चल रहा है कि कोई दिल्ली का स्टेशन है, जैज चल रहा है, तो समझ में भी नहीं आ रहा क्योंकि टेस्ट ही डेवलप्ड नहीं है। पर अगर आप वहां पे जाओ तो आप, ये बात सच है कि आपको अगर कहीं की लैंग्वेज सीखनी है, कहीं का म्यूजिक सीखना है, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि आप वहां के दो लोगों की स्ट्रगल, आप जैसे ब्लूज है, ब्लूज में टेक्निकली बोले तो लेमेंटिंग होती है साउंड के, तो जैसे कि कुछ भी की आपको समझ में तभी आएंगे जब आप डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखोगे और फिर स्पेशली ब्लैक म्यूजिशियंस के साथ जाओगे कहीं पे चिल करने, तो आप देखोगे लाउड होते हैं और ये सब। और उनके स्लेव वाले जो अमेरिकन हिस्ट्री, डार्क हिस्ट्री, जो ब्लैक अमेरिकन हिस्ट्री है, उसमें पता चलेगा आपको उनकी हिस्ट्री बुक्स में कि भाई वो अपने खेतों में काम करते हुए गाते थे। तो गाते ही उन नोट्स पे लिमिट करते थे, क्योंकि वो अफ्रीकन मेलोडीज अपने भूले नहीं थे पूरी तरीके से। तो वो कहता था कि I'm gonna leave my fields and I'm gonna leave her alone. फिर वो कोरस में गाता था leave her alone. तो वो उनके नोट्स बन गए। फिर जो क्लासिकली ट्रेन्ड स्लेव्स थे, ब्लैक बंदे, और अनफॉर्चुनेटली वो स्लेव्स थे अमीर घरों में, तो वो उनको वायलिन से ट्रेन करा, बाग सिखा दिया, पियानो सिखा दिया, ये वो। फिर वो जब अपने काउंटर पार्ट्स जो थे स्लेव, जो अनट्रेन्ड थे, अफ्रीकन रिदम्स वगैरह में ट्रेन्ड थे, उनके साथ बजाते थे और पुट अप करते थे शो, तो जैज बनने लगा कि स्विंग करके। हमारे इटालियन लोग आ गए, जो इटालियन इमिग्रेंट्स थे, उनका थोड़ा वैसा सॉफ्टर जैज हो गया कि Fly me to the moon, let me play among the stars, let me change waves like on Jupiter and Mars, in other words, तो सबने अपना कलर्स दे दिए। तो अब ये सब चीजें समझने के लिए तो फिर वहीं जाना पड़ता है। और
अब यही हुआ कि अब मैं जैसे किसी को देख रहा हूँ कि यार एक मिनट उसके ऊपर से पिक लाना, उसके ऊपर वाली जेब में होगा नहीं, हाँ उसे पता होगा। तो वो पता चल गया कि भाई किसी ने कुछ बजाया फ्लैशी सा, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कैसा एक बड़ा अच्छा सा टोनैलिटी सी आ रही है और बहुत ही अच्छा सा थैंक यू तो आ रहा है, तो वो मुझे समझ में आ गया। अब मैं इंडियन की तरह बजा रहा हूँ, पर वो बजाएगा तो उसमें वो आएगा कि ऑथेंटिसिटी से कल्चरली पता चल जाएगा कि आप कहाँ से हो। मैं हूँ दिसारली, यूरोप से, आई प्ले जिप्सी जैज, तो फिर उनका पता चल जाएगा या फिर कोई फ्लेमेंको वाला आ जाएगा तो वो बोलेगा कि ये मैन रस गया तो उनका ऑथेंटिसिटी होगी, मतलब कहीं ना कहीं। और अब जैसे मैं ब्लूज बजाता था नाम के कि जैसे मैं ये चीज बजाऊंगा, पर असलियत में ये बजाएंगे ऐसे की। या फिर ये की स्टाइलिस्टिक एलिमेंट है। Nice. मैं इंडियन आदमी अगर ब्लूज से गानों से और उससे करूंगा तो मुझे वो होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेरे लिए वही होगा। एक स्विंग है ना, वो ब्लैक लोगों को देख के पता चलता है कि और इम्प्रोवाइजेशन पे फर्क पड़ता है कि अगर मैं एमुलेट करूं एक ब्लैक बंदे को तो मैं गाना ऑन द स्पॉट निकाल सकता हूँ। जैसे मैं कुछ करूं कि बस एमुलेट कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई फील्ड में होता ये प्रीस्ट है सॉन हाउस। तो अब ये भी है, एक तो इंडिया में कोई आर्टिस्ट बताए नहीं वैसे वाले, यूएस में लोग चलते फिरते बता देते। सॉन हाउस जो थे वो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे लोगों को ब्लूज के थ्रू, ब्लूज म्यूजिक के थ्रू। तो उनकी लाइंस हैं सिर्फ ट्यून में अभी ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ, पर उनका ये था सिंग की
your brothers and sisters too. So don't care about how you live. They're gonna talk about you still. Yeah. Oh, we got a podcast today. We gotta shake and roll out the house and picture today. So it's all about improvising and emulating the style of people around cultures, black history, and going about their valley of doom. Valley of doom with our time today. This is my word. तो emulation का ही गेम है सारा. तो वो चीज मेरे को समझ में आई कि जिप्सी जैज होगा तो उसमें थोड़ा वो वाली फीलिंग आ जाएगी, लिमेंटिंग अलग टाइप की. और सब लोग यही करते हैं. मतलब मैंने अब लेटेस्ट डिस्कवर करा कि आप जैसे कोई मुझे कुछ दो, कोई मूड या कुछ हैप्पी तो अब जैसे हैप्पी होगा तो anxious. Love. ब्रेवरी है कि मैं देख रहा था कि किस दैट ओनली. मतलब मैंने एक बहुत भयंकर गाना बनाया था, पता नहीं क्या, बट वही है कि एक बार मैं बोल रहा था कि मच्छर बहुत उड़ रहे थे तो उस पे कि give it down for the rain. So give it up, give it up, give it up, give it down for the mosquitoes in the house, for the buzzing all around. तो इसका गाना मैंने बना दिया ऐसे कि give it up, give it down for the living beings in the crowd, for the pretty girls hanging out saying yeah, 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 da-da-da, da-da-da. We got sugar and to buy in the house today. We got post para toast today. Every time we just want. Nice. तो ये Amazing. Ali bhai, what's next for you? For me, next is in just a couple of days there is one release. Okay. वो A.R. रहमान साहब के लेबल से आ रही है. Wow. उनका एक he's partners in a label called QK. Okay. उसके थ्रू हमारा एक गाना आ रहा है जो अमृतांश ने भी गाया है. Okay. उसका गाने का नाम है क्या नाम है गाने का? Soul Soup. हाँ, Soul Soup by Ali Arman Zenvi, produced by Ali Arman Zenvi, sung by Tarsh Sethi, अमृतांश बेजलवान और प्रीता घोष. Okay. और वो फ्यूजन टाइप का एक ट्रैक है जिसमें हमने अहमद फराज साहब के लिरिक्स लिए हैं. Okay. और कि अब की बार बिछड़ेंगे तो मिलेंगे, जैसे सूखे फूल किताबों में मिलेंगे, ऐसे करके तो हमने वो लिया है. और बाकी लिरिक्स मैंने और अमृतांश ने लिखे हैं. पहली बार मैंने लिरिक्स लिखे थे उसके लिए. और तो अब वो शूट हो चुका है और सब कुछ हो चुका है. अब मुझे समझ में आ रहा है उन लोगों को क्या होता है जो पिक्चर तो शूट हो जाती है, रिलीज नहीं होती तो कोई ऐसा हाइप नहीं मिलती. तो अब वो हाइप मिलेगी, सोशल मीडिया प्लान और सब कुछ होगा. तो हाउ डिड यू कनेक्ट? सॉरी, रहमान साहब से मिलके काफी सही लगा. वो सॉफ्ट स्पोकन से बंदे हैं, काफी अच्छे जेन्युइन बंदे हैं. मैं भी जेन्युइन बंदा हूँ. वो यार बिल्कुल. तो फिर मजेदार रहा. उन्होंने थोड़ा इंटरव्यू सा लिया मेरा, वो भी रिलीज होगा. फोटो शूट हुआ हमारे साथ. तो बस वही है. और मैं अब आने वाले 6 महीने हम ट्राई करेंगे कि हम अपने गाने निकालें और हम फिनिश प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे. बजाय हम शॉर्ट बिट्स ऑफ म्यूजिक और रील्स हम करते थे, अब हम फिनिश्ड
गाने निकालेंगे, उनके म्यूजिक वीडियोस पे ध्यान देंगे और ये सब करेंगे। भाई आई एम अ फैन राइट नाउ, जितना मैंने सुना आपका, मुझे मैं तो फ़ैन हो गया हूँ। एंड आई से कि अगर कोई गाना आप निकालते हो, आई विल बी सपोर्टिंग इट थैंक We all will be पूरे supporting दिल it. से। यू सो मच। You are a great artist, and I really like your vibe. Thank you. The way you explain things and the way you come up with stories and examples, and the way you want to talk and share. That's pretty amazing. Thanks a lot. So, bhai, if you want to share any snippet or a riff of that song, something exclusive or something else. अपनी कंपोजिशन आप सुना सकते हैं ऐसे कुछ। मंजिल कर सकते हैं मेरे ख्याल से। मंजिल तुम गाना चाहोगे बिहाइंड द सीन्स? आ जाओ, आगे आ सकते हो आप। मंजिल से दूर हूँ क्यों, खुद से मजबूर हूँ क्यों, जिंदा तब्दीलियों में बेचैन आवारा हूँ क्यों, मंजिल से दूर हूँ क्यों, खुद से मजबूर हूँ क्यों, जिंदा तब्दीलियों में बेचैन आवारा हूँ क्यों। जो भी गाए ये पंछी नदियाँ वही दोहराए, ये भंवरे कलियाँ तुझे ही पुकारे, प्यार की गलियाँ मंजिल से दूर हूँ क्यों, खुद से मजबूर हूँ क्यों, जिंदा तब्दीलियों में बेचैन आवारा हूँ क्यों, मंजिल से दूर हूँ क्यों, खुद से मजबूर हूँ क्यों, जिंदा तब्दीलियों में बेचैन आवारा हूँ क्यों। Wow. Wow. This needs to go viral. Like I really like this kind of song and thank you भाई। वैसे तो आप कैमरे के आगे नहीं थे। I wanted you to come here and sing, but फिर भी it was very nice. Thanks a lot. You have a great voice. That soulful voice. विमान के पायलट की तरह है सामने। Thanks a lot भाई। Thanks a lot अली भाई। Thanks a lot for coming. Thank you so much. बहुत I बढ़िया had a great time. I had a great time. भाई। Yeah, मुझे ऐसा लगता है after this podcast, musically I'm a better listener. I've listened to a lot of things. Thank you. Thanks a lot for coming here again. Thank you. फिर से। Thank you, bhai. Thanks for coming. And you, thanks for bhai. watching. And please like, subscribe, and share if you like this kind of content. Yes. And that's life. Yeah. यहाँ पे एक बेल आइकन है, प्लीज सब्सक्राइब। Yeah.